हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी के चैप्टर नंबर 2 को। और हमने इसका पार्ट 1 पढ़ रखा है। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। पार्ट 2 में हम लोग रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप इस चैप्टर के आगे के पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 में हमने ये सभी चीज़ों को पढ़ा था। अभी हम मुग़ल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, द मुग़ल्स से। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे मुग़ल्स के बारे में कि कौन कौन से मुग़ल्स आए और क्या उन्होंने किया, उन सब को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे टू द मुग़ल और राजपूत का सर्च, फिर होम्स के बारे में और सिख के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुग़ल्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले यहाँ पे मुग़ल्स में आप लोग देखेंगे अगर तो आपके आए थे बाबर, जो कि 1483 से 1530 तक के थे। ठीक है, ओके। अ टर्किश मंगोल डिसेंडेंट ऑफ तिमूर defeated Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat in 1526 using gunpowder, artillery and matchlock gun. This victory ended the Delhi Sultanate and began the Mughal Empire under Babur rule. तो यहाँ पे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी है। ठीक है, देखो ये एक जो बाबर को बोल रहा है, जो तिमूर है ना, उनके डिसेंडेंट थे बाबर। ठीक है, ये टर्किश मंगोल इंसान है। ठीक है, उनके जो डिसेंडेंट थे यानी कि पूर्वज वो थे तिमूर। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को ना हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब वो कब हुआ है ये याद रखना, 1526 में आ जाता है। और उन्होंने डिफीट किसको किया था? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, जो कि लोदी डायनेस्टी, जो कि हमारा लास्ट डायनेस्टी था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए पांचों डायनेस्टी को हमने पढ़ा था, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो लोदी जो लास्ट था उसके अंदर से इब्राहिम लोदी को किसने किया था डिफीट? तो बाबर ने। ठीक है, ओके। और यहीं से स्टार्ट होता है आपकी दिल्ली सल्तनत का ख़त्म हो जाता है और मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है बाबर के रूल के अंडर। फर्स्टली कौन आया था? बाबर आए थे। ठीक है, जो कि तैमूर के डिसेंडेंट थे। ओके, और इन्होंने यूज़ किया था गन पाउडर्स को, आर्टिलरीज और मैचलॉक गन्स को। ठीक है, अब इसमें जो बाबर नामा है एक बुक है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है, रिवील हिम एज अ कल्चरल येट रूथलेस कॉन्क्यूरर वू डिस्पाइट हिज नॉस्टैल्जियस ओल्ड मेमोरीज, जिसका मतलब होता है फॉर सेंट्रल एशिया चूज टू बिल्ड हिज एम्पायर इन इंडिया ड्रॉन बाय इट्स वेल्थ एंड रिसोर्स। तो देखो बाबर नामा में इन्होंने अपना जो रियलिटी है उसको रिवील किया। ये कल्चर तो थे, यानी कि अपने कल्चर से जुड़े थे, लेकिन ये एक ऐसे कॉन्क्यूरर थे जो कि जिनको कोई दया नहीं आती थी किसी पे। वो सारे ओल्ड जो मेमोरीज थे ना उसको तहस नहस कर दिया, जो कि एशिया की, जो सेंट्रल एशिया की थी। और उन्होंने बिल्ड किया अपना एम्पायर इंडिया के ऊपर, उस पर बहुत सारा वेल्थ लिया एंड रिसोर्सेज कमाए। ठीक है, ये थे आपकी सबसे पहले जो मुग़ल्स के इम्पीरियर, जिनका नाम है बाबर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट रूलर पे जाते हैं, जो कि है हुमायूं। ओके, हुमायूं जो हैं वो 1508 से 1556 तक रहे हैं। ये एक मुग़ल एम्पीरियर थे। ठीक है, सन ऑफ बाबर। ये जो बाबर को हमने पढ़ा ना, इन्हीं के बेटे थे कौन? हुमायूं। ठीक है, इन्होंने स्ट्रगल किया अपने एम्पायर को होल्ड करने के बाद आफ्टर बाबर की डेथ। कब हुई थी? 1530 में। यहाँ पे देखो इनकी जन्म कब हुई यहाँ पे, एंड इनका यहाँ पे डेथ हो गया था। ठीक है, ओके। तो इसके बाद ना इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था एम्पीरियर को बचाने के लिए और होल्ड करने के लिए एम्पीरियर को। लूजिंग ग्राउंड टू शेर शाह सूरी, who established the short-lived Sur Empire with lasting reforms. Later, Himu, a military commander and wazir under the Suris, briefly ruled Delhi under the royal name of Hem Chandra Vikramaditya before being defeated and beheaded by Akbar at the Second Battle of Panipat in 1556, after which Akbar reclaimed Delhi for the Mughals. तो देखो क्या हुआ, जो हुमायूं थे वो कौन थे? सबसे पहले वो बाबर के बेटे थे और उनको ना काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा एम्पायर को एक साथ रखने के लिए। ठीक है, 1530 में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया बाबर के डेथ के बाद। ठीक है, इन्होंने अपना जो ग्राउंड था एक बारी को लूज़ कर दिया था। शेर शाह सूरी जब आए थे तो उन्होंने ना सूर एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया छोटे समय के लिए। ठीक है, छोटा टाइम के लिए या सूर एम्पायर हो गया इस्टेब्लिश। किसने किया था सूर एम्पायर? शेर शाह सूरी ने, हुमायूं के पीरियड में। ठीक है,
उसमें ये आ गए। लेटर एक हिमू नाम के जो व्यक्ति थे, जो कि मिलिट्री कमांडर थे, किसके मिलिट्री कमांडर थे? शेरशाह सूरी के। तो इन्होंने ना क्या किया, और वजीर ने अंडर द सूरीज के अंडर ये लोग आते हैं, ब्रीफली रूल्ड दिल्ली अंडर द रॉयल नेम ऑफ। तो हिमू जो थे ना, ठीक है, वो उन्होंने दिल्ली पर राज किया एक रॉयल नेम के साथ, जिसका नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इनका नाम क्या था? हिमू, और इन्होंने राज दिल्ली पे किस नाम से किया? हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। बिफोर डिफीटिंग एंड बी हेडेड बाय अकबर, ठीक है, और इनको बाद में अकबर ने मार दिया। अकबर कौन थे? अकबर जो है ना, ये हुमायूं हमने पढ़ रहे हैं। हुमायूं किसके बच्चे थे? बाबर के। और हुमायूं का बच्चा था अकबर, ठीक है, मतलब उनका बेटा अकबर था। उन्होंने ने क्या किया? हेमचंद्र विक्रमादित्य को मार दिया, बी हेडेड, यानी कि उनका गला काट दिया था, ठीक है। ओके, कब ये किया था ऐसा? तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1556 में हुआ था, ठीक है। तो 1556 में क्या हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जिसमें अकबर ने फिर से अपने मतलब जो अपना कैपिटल था ना, जहाँ पे वो लोग रूल करते थे मुगल्स, उसको फिर से अपना बना लिया था, क्योंकि हुमायूं क्राउन हार गया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग देखना, ये याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ठीक है। ओके, ये थे आपके हुमायूं। तो आप लोग इसको देख लो, इसको आप लोग नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, अब हम लोग चलते हैं अकबर पे। चलिए, अकबर जो कि 1542 से लेकर 1605 तक रहे हैं। अकबर एक क्राउन इम्पीरियर थे, जो कि 13 ही साल की उम्र में राजा बन गए थे, ठीक है, जिनको ताज पहना दिया गया था। एक्सपैंड द मुगल इम्पीरियर थ्रू बोथ ब्रूटल कॉन्क्र सच एज द साइग ऑफ चित्तौड़ एंड स्ट्रैटेजी डिप्लोमेसी। तो इन्होंने ना 13 साल की उम्र में इनको मतलब इम्पीरियर बना दिया गया था, और इन्होंने ना मुगल एम्पायर को एक्सटैंड किया था, ब्रूटली भी किया था, और अपने दिमाग लगा के स्ट्रैटेजी डिप्लोमेसी से किया था, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक जो चित्तौड़ का फोर्ट था ना, उसको एकदम सीज्ड कर लिया था, मतलब वहाँ से चोरी चकारी ली थी, ठीक है। ओके, तो ये बने थे 50 ईयर्स, लगभग बोला जाता है 49 या 50 समथिंग समथिंग इस तरीके से। ओवर 50 ईयर रीजन इन्होंने जो 50 साल रूल किया ना, ही स्टैब्लिश द इम्पीरियर बाय अबॉलिशिंग जिजिया एंड प्रमोटिंग Sulh equal peace with all, appointing Hindus official, encouraging interfaith dialogues, forming marriage alliances with Rajput, and showing interest in Indian texts which he had translated into Persian। तो देखो हुआ क्या, मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो अकबर है ना, वो अपने 50 साल के रीजन में ना, देखो ऐसा बात नहीं है कि ये बहुत अच्छे रूलर थे, इन्होंने इंडिया को लूटपाट नहीं किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ फोर्ट का बहुत एकदम ख़राब कर दिया, उसको लूट पाट के एकदम वो कर दिया, ठीक है। और ये जब बाद में होने लगा, यानी कि जब इनका रीजन ख़त्म होने वाला था, जैसे कि जो लास्ट के कुछ ईयर्स थे ना, उस टाइम पे इनको थोड़ी सी अकल आई, और ये थोड़े से अच्छे बनने लगे। इन्होंने जिजिया टैक्स जो लगता था नन मुस्लिम्स पे, जो कि मुस्लिम नहीं होते थे, उन पे जिजिया टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, उसको हटा दिया और प्रमोट किया सुल इक्वल, यानी कि पीस विथ ऑल, सबके साथ पीस से रहने का, ठीक है। और हिंदूज़ को अपॉइंट करते थे, ठीक है, मैरिज करवा देते थे राजपूत के यहाँ, मतलब अपनी बेटियों का मैरिज करवा देते थे राजपूत के यहाँ, उनसे क्या वो बनाने के लिए, ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए, और इंटरेस्ट दिखाते थे इंडियन टेक्स्ट में। और उसको बाद में उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, पर्शियन यानी कि फ़ारसी, ठीक है, उसको हिंदी में फ़ारसी बोलते हैं। ओके, तो आप लोग अकबर को जान गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर कौन है? देखो, जहांगीर जो है ना, वो अकबर के सन है, यानी कि जो अकबर है ना, उनके बेटे कौन है? जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर है उनके बेटे। इनहेरिटेड his father passion for art and architecture and continue expanding the empire, especially towards the Deccan. His rule supported the cultural growth of the Mughal Empire and set the stage of the grand architecture legacy of his son शाहजहां। देखो, जहांगीर का उतना यहाँ पे नाम नहीं लिया जाता है, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, दैट्स वाई, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा खतरनाक नहीं किया है। उन्होंने देखो क्या किया है, मैं बताती हूँ। वो थे अकबर के बेटे सबसे पहले तो, और अपने जो
पिता की तरह यानी कि अकबर ना काफ़ी सारे आर्ट लिटरेचर में बहुत इंटरेस्टेड थे, उनको बहुत पसंद था ये सब चीज़, तो वो अपने एकदम किले में तुम लोग देखोगे ना सब कुछ ये सब करवाते थे, ठीक है। और इन्होंने ना मेनली इन्होंने जहांगीर ने एक्सपैंड किया था कहाँ, डेक्कन की तरफ। ये डेक्कन हो गया हमारा, इस तरफ ही एक्सपैंड किया था इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ग्रोथ किया, सपोर्ट किया कल्चरल ग्रोथ को मुग़ल एम्पायर के, और ग्रैंड आर्किटेक्चर लेगेसी बनाया, ठीक है, ऑफ हिज सन शाहजहां। अभी देखो शाहजहां बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जैसा कि तुम लोग जानते होगे शायद, ठीक है। ये थे जहांगीर, आप लोग ये लिख लीजिए। ओके, तो अब चलते हैं शाहजहां पे, ठीक है। तो शाहजहां पे आते हैं। शाहजहां जो थे ना 1592 से लेकर 1666 तक के रूलर थे। इनका ये टाइम पीरियड है, रूलर का नहीं, टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो शाहजहां जो थे ना वो बिल्डर थे ताजमहल के, ये याद रखना है। बिल्डर ऐसे आ सकता है एमसीक्यूज में कि वो इज़ द बिल्डर ऑफ ताजमहल, तो आपको आंसर देना है शाहजहां, ठीक है। ओके, ruled during a golden age of India architecture and music and painting. He was uh, imprisoned by his own son Aurangzeb in Agra fort. तो हुआ क्या ना, मैं बताती हूँ क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हुई शाहजहां के साथ। देखो शाहजहां जो थे ना वो ताजमहल उन्होंने बनाया था, ठीक है। अब उस टाइम गोल्डन एज चल रहा था इंडिया का, यानी कि उस टाइम बहुत ज़्यादा आर्ट लिटरेचर म्यूज़िक पेंटिंग ये सब बहुत फ्लोरिश्ड हो रखा था, ठीक है, मतलब फैल रहा था। और उनको ना प्रेजेंट में बंद कर दिया गया था, जो ताजमहल है उसी के अंदर बंद कर दिया किसने, औरंगजेब ने, आगरा फोर्ट में। अब ये क्यों किया आप यहाँ पे अब मैं बताती हूँ। देखो जो शाहजहाँ थे ना उनके काफ़ी सारे बच्चे थे, मतलब बेटे थे, ठीक है। बच्चों से मेरा मतलब है 3 4 है, दादा भाई ऐसे ऐसे करके कुछ, दादा भाई नहीं, ओके ओके। तो इनके भाई थे काफ़ी सारे औरंगजेब के। तो हुआ क्या कि औरंगजेब तो छोटे बेटे थे, जो उनके बड़े जो भाई थे ना वो, देखो शाहजहां के मरने के बाद शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने पहले ही किसको रूलर बना दिया था, अपने बड़े बेटे को, ठीक है। तो औरंगजेब थे शायद बीच वाले थे, तो इन्होंने क्या किया ना, अपने जो बड़े भाई थे उसको मतलब मरवा दिया या कंट्री से भगा दिया या प्रिजन में बंद कर दिया, और अपने पापा को कि वो फैसला ना करे कि रूलर कौन बनेगा, उनको ताजमहल के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। ओके, तो और छोटे भाई को किसी को देश से ही निकाल दिया था, किसी को जेल में बंद कर दिया था, किसी का सर कटवा दिया, ऐसा किया था इन्होंने खुद रूलर बनने के लिए। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने गंदे मतलब रूलर थे ये, कितने ईविल इंसान थे, ठीक है। देखिए शाहजहां का ये था, ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग आते हैं औरंगजेब में। ये सबसे ज़्यादा ख़राब रूलर रहे हैं ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने 49 ईयर्स रूल किया है। औरंगजेब जो हैं वो रूल कर रहे हैं 1658 से लेकर 1707 तक। देखो इनका ये है टाइम पीरियड, और ये मरे कब थे, 1707 में, ठीक है। इन्होंने ना अपना जो एम्पायर था वो एक्सपैंड किया ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, बट फेस्ड रिबेलियन इज रीइम्पोजिंग ऑफ जिजिया एंड बैन एंड अन मुस्लिम प्रैक्टिस लाइक म्यूजिक, टेम्पल डिस्ट्रक्शन, एलिनेटेड नॉन मुस्लिम्स। देखो ये जो थे ना ये मुस्लिम्स को बहुत मानते थे, मतलब अपना जो इस्लामिक धर्म था ना, रिलीजियस पर्सन थे काफ़ी ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। और इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था 1658 से। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारे लड़ाइयाँ भी झेली, यानी कि बैटल्स हुए काफ़ी सारे। इन्होंने पता है क्या किया था, जो अकबर यहाँ पे देखो ये जो अकबर है, इन्होंने ना जिजिया टैक्स वगैरह हटा दिया था ना, तो औरंगजेब ने क्या किया, जिजिया टैक्स फिर से लेने लगे, और जो अन इस्लामिक प्रैक्टिस है जैसे कि आर्ट लिटरेचर इंडिया का उसको नहीं अपनाया और उन सबको बैन कर दिया, ठीक है। और नन मुस्लिम्स पर फिर से वही क्रूरता बोलते दिखाने लगे थे, ठीक है। हिज प्रोलॉन्ग्ड डेक्कन Deccan campaign drained resources and religious intolerance and weakened administration, contributing to empire's decline after his death 1707। देखो क्या हुआ था कि डेक्कन में इन्होंने कैंपेन किया था, इनका रिसोर्स सारा ख़त्म हो गया था इसके वजह से, और रिलीजन टॉलरेंस हुआ था, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया, और ये जब मरे ना तो जो था ये मुगल्स वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, वीक हो गया ऐसा बोला जाता है औरंगजेब के बाद, ठीक है। ओके, इसको तुम लोग नोट कर सकते हो। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस टू द मुगल।
ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस टू द मुगल में, ठीक है। जाट पीजेंट्स इन 17th century killed oppressive Mughal officer but were suppressed tribal groups like the Bhils, Gonds and Santals resist annexation with some maintaining independence in remote or forested region। देखो 7th सेंचुरी में ना जो जाट पीजेंट थे उन्होंने बहुत मारा, मतलब बहुत ज़्यादा किल किया था मुग़ल ऑफिसर्स को, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप जैसे कि भील हो गए, गोंड हो गए, संथाल्स हो गए ना, इन्होंने सब जगह कब्जा कर लिया, ठीक है, एनेक्स कर लिया विथ सम मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, कहीं कहीं पे किया था हासिल इन रिमोट और फॉरेस्टेड रीजन वगैरह में, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग एक क्वीन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है रानी दुर्गावती, ठीक है। Rani Durgavati was a brave queen of Grah kingdom, one of the Gond kingdom in central India. She ruled well and made her kingdom strong. She had an army of 20,000 soldiers and 1,000 elephants. When the army sent Akbar attacked, she fought hard. After getting hurt, she chose to end her life so she would not be caused। यानी कि यहाँ पे देखो क्या हुआ था रानी दुर्गावती के साथ। वो एक ब्रेव क्वीन थी, बहुत बहादुर थी, ग्रह किंगडम की क्वीन थी वो, वन ऑफ द गॉन्ड किंगडम में आता है, ठीक है, इन सेंट्रल इंडिया में जो कि पड़ता है, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश वाला रीजन वगैरह, ठीक है। और उन्होंने रूल किया था अपने किंगडम पे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया था। कौन सा किंगडम था? ग्रह किंगडम, ठीक है, गॉन्ड किंगडम में से एक था, उसी का पार्ट था। शी हैड एन आर्मी, उनके पास आर्मी था 20,000 सोल्जर्स का और 1,000 एलिफेंट्स का, 1,000 एलिफेंट्स थे उसके अंदर, ठीक है। व्हेन एन एनिमी सेंट बाय अकबर अटैक, तो अकबर जो थे ना उन्होंने जो था रानी दुर्गावती पे अटैक कर दिया और रानी दुर्गावती लड़ी मरते दम तक। उनको चोट बहुत लगी, उन्होंने भागना प्रेफर नहीं किया क्योंकि वो पकड़ा जाती, तो उससे अच्छा था कि वो लड़के मर गई, ठीक है। उनका मतलब ध्यान वो हो गया, शहीद हो गई लड़ते लड़ते, ठीक है। ओके, इसको लिख सकते हो। चलते हैं आगे, सर्च ऑफ द राजपूत, ओके। Search of the Rajput. Rajput, including Rana Sanga and Maharana Pratap, resisted Mughal dominance at the Battle of Haldighat in 1576. Maharana Pratap supported the Bhil warriors, fought bravely but turned to guerrilla warfare after his defeat. Mewar and Marwar, under leaders like Durga Das Rathore, remained deflated एंड मुग़ल अथॉरिटी इन राजस्थान स्टे लिमिटेड। तो देखो हुआ क्या, सर्च ऑफ द राजपूत में क्या है, इसमें देखो जो राजपूत थे जैसे कि राणा संगा आपके हो गए, महाराणा प्रताप हो गए। महाराणा प्रताप का नाम तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। उन्होंने ना मुग़ल के डोमिनेंस, जो मुग़ल पे क्या क्या रजिस्ट कर दिया, यानी कि उन पे कैंपेन्स वगैरह लॉन्च कर दिए। और जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था जो कि 1576 में हुआ था, ठीक है, जो कि महाराणा प्रताप, जिसमें महाराणा प्रताप सपोर्टेड बाय भिल वॉरियर्स। देखो पे हुआ क्या था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में ना महाराणा प्रताप ने, याद रखना बैटल ऑफ हल्दी घाटी था 1576 में, वो था महाराणा प्रताप लड़े थे। उन्होंने सपोर्ट ली थी भिल वॉरियर्स की। भिल कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश वाले जो सेंट्रल रीजन होता है ना इंडिया का, उसी पार्ट में रहते थे, ठीक है। वो काफ़ी लड़े थे, ठीक है। और गोरिल्ला वेलफेयर यूज़ करके, गोरिल्ला वेलफेयर क्या होता है देखो, जिसमें छुप छुप के वॉर्स होती हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ की जो वो पता होता है जगह कि कहाँ छुपना है, नहीं पता, ठीक है, वैसा होता है। आफ्टर हिज डिफीट मरवार एंड मेवार अंडर द रूलर्स लाइक दुर्गादास राठौड़ रिमेन डिफिशेंट एंड मुगल अथॉरिटी इन राजस्थान स्टे लिमिटेड। देखो फिर हुआ क्या कि जो मेवार और मरवार में लीडर्स थी दुर्गा दास राठौर, उन्होंने वो रखा, और मुग़ल अथॉरिटी जो राजस्थान में थी वो लिमिटेड ही रही, यानी कि उसको कैप्चर नहीं कर पाए। जो राजस्थान था वो हमेशा से राजपूत का रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपके यहाँ की बात हो रही है मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है, ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अहोम्स की तरफ आते हैं।
द अहोम्स, ठीक है। द अहोम किंगडम इन आसाम यूजिंग पाइक सिस्टम रेजिस्टेंस मुगल expansion. The pike system made all wealthy men work or fight for the state in return for land. This kept the kingdom strong without a full-time army. देखो अहोम्स ने ना एक टेक्निक अपनाई थी जिससे कि वो हमेशा स्ट्रांग रहते थे, उनकी फुल टाइम आर्मी रहती थी, हमेशा जब चाहिए तब आर्मी उनकी तैयार हो जाती थी, ठीक है, मतलब तैयार रहती थी। देखो अहोम जो किंगडम है ना वो आसाम में है, वो लोग पाइक सिस्टम यूज़ करते थे। अब ये क्या है ना, ये रजिस्ट करते थे मुगल पे इस सिस्टम को यूज़ करके। पाइक सिस्टम जो है वो जैसे कि हर एक हेल्दी मैन है ना वो फाइट करेंगे अपने स्टेट के लिए कभी ना कभी, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इससे ना किंगडम स्ट्रांग रहती थी और हमेशा रहती थी, मतलब कभी ना कभी तुम्हें फाइट करना है, कभी ना कभी मतलब कुछ साल के लिए तुम्हें बनना पड़ेगा, आर्मी में आना पड़ेगा, ऐसा होता था पाइक सिस्टम में, ठीक है। द बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671 में हुआ था, जो कि बैटल ऑफ सरायघाट, देखो ये याद रखना, बैटल ऑफ सरायघाट। इसमें क्या हुआ था कि जो लचित बोरखान force around 10,000 men using their knowledge of the terrain and guerrilla tactics defeated a large Mughal army around 30 soldiers and preserved Ahom independence. देखो इस बैटल में ना लचित बोरखान खान जो थे उन्होंने फोर्स अपनाया था 10,000 मेंस का, ठीक है। ये जो आपके हैं लचित बुरकन, ठीक है, इन्होंने यूज़ किया था अपने नॉलेज को, अपने टेरेन को, अपने जो गोरिल्ला टैक्टिक्स थे, मैंने अभी अभी बताया गोरिल्ला टैक्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी सारी आर्मी हराई थी, बस अपने 10,000 मेंस को देखो, ध्यान देना यहाँ पे 10,000 मेंस थे और इन्होंने 30,000 मुगल के जो सोल्जर्स थे ना उसको हराया था और अपनी जो अहोम की इंडिपेंडेंस थी ना उसको प्रिजर्व किया था, ठीक है। ओके, यही था अहोम का पार्ट, इसका आप लोग लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, द राइज ऑफ सिख, ठीक है। द राइज ऑफ सिख, सिखिज्म फाउंडेड बाय गुरु नानक टर्न्ड मार्शल अंडर गुरु हरगोबिंद आफ्टर गुरु अर्जन एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सिखिज़म है, यानी कि सिखिज़म का स्टार्टिंग किसके द्वारा हुआ, इसको खोजा किसने, सब एक ही बात है, ठीक है, गुरु नानक, यहाँ पे आपको याद रखना है, सिखिज़म फाउंडेड बाय गुरु नानक, ठीक है, अंडर हरगोबिंद आफ्टर गुरु अर्जन एग्जीक्यूटेड बाय, देखो गुरु अर्जन जो थे ना उनको एग्जीक्यूट कर लिया था जहांगीर ने, यानी कि कैदी बना लिया था, या बोलो तो जेल में बंद कर दिया था। फिर देखो गुरु तेग बहादुर martyred in 1675 led to Guru Gobind Singh to establish Khalsa in 1699 which clashed with Mughal forces। देखो जो गुरु तेज बहादुर थे ना 1675 में टू गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने एस्टैब्लिश किया था क्या, खालसा पंथ का स्थापना की थी। कब की थी ये याद रखना, कब की थी, यहाँ पे आपको बताया खालसा की स्थापना हुई थी 1699 में, ठीक है, विच क्लैश विथ मुगल फोर्सेस। फिर यहाँ पे है महाराणा रंजीत सिंह लेटर अनफाइड सिख confederacies into a strong Sikh empire which resisted both Mughal remnants and British expansion by the 19th century। तो इसमें हुआ क्या, जो महाराजा रंजीत सिंह है जो कि सिख के थे, ठीक है, सिख के थे, स्ट्रॉन्ग सिख एम्पायर उन्होंने बनाया था और इन्होंने मतलब मुग़ल के लिए रजिस्ट किया था और ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोकने का ट्राई किया था 19th सेंचुरी में, ऐसा बताया गया है। किसके बारे में, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, ठीक है, यही था। देखो खालसा की स्थापना कब हुई थी ये याद रखना और सिखिज़म किसके द्वारा फाइंड किया गया था ये याद रखना, ठीक है, इसमें यही था। ओके, तो इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ओके, तो पार्ट नंबर 2 के लिए इतना ही। पार्ट नंबर 3 में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिंग पढ़ लेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग पार्ट नंबर 3 में कवर कर लेंगे, ठीक है।
फिर आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हम लोग एडमिनिस्ट्रिंग कैसे होता था इंडिया में, ठीक है, मुगल्स के टाइम पे और दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 आपको कैसा लगा बताना। ठीक है, चलो बाय।